नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, शहादत का बदला लेंगे और जम्मू कश्मीर की यही स्थिति है क्योंकि सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और साजिश की आग में जम्मू कश्मीर दरअसल पाकिस्तान की एक बार फिर से जल रहा है, सुलग रहा है और राजौरी और पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। इसको देखते हुए बता दें कि पुंछ में लगातार 7 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। ये 4 तस्वीरें जरा उसी पूरी स्थिति को बयां करती हुई आप देख लीजिए। बता दें कि सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। पुंछ से जम्मू जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और 7 दिनों में 13 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। लेकिन आतंकवादियों ने 11 दिन में कश्मीरियों समेत 11 आम नागरिकों की गोली मार करके हत्या कर दी है। आतंक के पूरे सफाई के लिए आतंक समर्थकों पर भी इस दौरान लगातार नकेल कसी जा रही है। 900 आतंकी समर्थकों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और अब अलगाववादी नेता गिलानी के पोते अनीस को भी सरकारी नौकरी से इसी को देखते हुए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के शक में निकाल दिया गया है। यानी कि सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और सरकार सभी एक साथ मिलकर के आतंक के सफाई में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है और पुंछ में करीब 168 घंटे हो चुके हैं। 168 घंटों से यह बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और पुंछ से जम्मू जाने वाले रास्ते को इसको देखते हुए बंद भी कर रखा गया है। सेना ने पुंछ में आतंकियों को घेर लिया है, चारों तरफ से उन्हें घेर कर रखा गया है और उनके नजदीक पहुंच करके उनका सफाया करने की लगातार कोशिश हो रही है। और बता दें कि लगातार एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर पर डीआईजी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता का क्या कुछ कहना है, जरा वो आपको सुना देते हैं। देखिए, हम भी मान के चल रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको हमने एक जगह पे होल अप कर लिया हुआ है। अब टोपोग्राफी के मद्देनज़र अपनी एसओपीज़ के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक लिया जाएगा। इस किस्म के इलाके में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन इसको पाए तकमील तक जल्द अज जल्द लिया जाए। तो पिछले 6 दिनों में जो इनकाउंटर ये फॉरेस्ट एरिया है पूरा, वो कम से कम यहाँ हाईवे जम्मू पुंछ हाईवे को बंद किया गया है। क्या लगता है कब तक इसको बंद रखेंगे? मेरे ख्याल में पिछले 6 दिन से ये हाईवे बंद नहीं है। अभी शायद 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम जब ये समझेंगे कि सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ से ट्रैफिक निकालना मुनासिब है तब हम निकाल देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल डाइवर्जेंस जो हैं वो नहीं दी गई हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये ज़रूरी है क्योंकि टेररिस्ट जो है उसके साथ इंटरमिटेंट कांटेक्ट बना हुआ है। तो विवेक गुप्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल निशाने पर हैं, हम पूरी तरह से अलर्ट है, एक्शन में हैं। इसको लेकर के क्या कुछ स्थिति है बात करेंगे हम इस पर और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी न्यूज़ 24 मौजूद है। पुंछ से मेरे सहयोगी मौजूद हैं, श्रीनगर से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आपको बता दें कि पुंछ से मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज शर्मा इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके अलावा श्रीनगर से आसिफ सुहाब भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ अमित रैना है जो कि कश्मीरी पंडित है, वो जुड़ चुके हैं और इसके अलावा मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ चुके हैं। अश्विनी सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। इसके अलावा मेजर जनरल संजय सोई भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर, आपका भी बहुत स्वागत और अमित रैना जी आपका भी बहुत स्वागत। मैं आऊं और इस बातचीत को शुरू करूं उससे पहले जरा पुंछ में क्या स्थिति है क्योंकि 168 घंटे से ज्यादा से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। जरा पंकज बताइए वहां पर क्या हालात हैं और कितनी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है सुरक्षा बलों को। देखिए, पुंछ में बीते 7 दिनों से आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम अगर आपको बताऊं कि बीते सोमवार से लेकर अभी तक, सोमवार को आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना को इनपुट मिला था कि पुंछ के सुरनकोट के जंगलों में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। वहां पर एक युद्ध स्तर पर वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इनकाउंटर शुरू होता है लेकिन दुखद खबर निकलकर सामने आती है कि हमारे 5 जवान उसमें शहीद होते हैं जिसमें जेसीओ रैंक ऑफिसर भी शामिल है। उसके बाद क्योंकि ये जो एरिया है
पुंछ राजौरी से सटा हुआ जो जंगल का एरिया है बेहद घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। चुनौती बेहद ज्यादा है क्योंकि अगर आप चंद कदम आगे चलते हैं आगे कुछ दिखता नहीं है क्योंकि घना जंगल है। आतंकी उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं और अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। उसके बाद सेना ने पूरे जंगल को कॉर्डन किया, भारी संख्या में वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुके हैं। उसके बाद आतंकी जो है वो राजौरी पुंछ बॉर्डर पर भंगाई के जंगलों में पहुंच जाते हैं, वहां भी आतंकियों को ट्रैप किया जाता है, वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है। दोबारा कल पुंछ के मेंढर में जो है नरखास के जंगलों में भी मुठभेड़ शुरू होती है, उसमें हमारे 4 जवान शहीद होते हैं। अभी तक हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं जिसमें जेएसयू रैंक के ऑफिसर भी शामिल है। लेकिन अब पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। आतंकियों की लोकेशन जो है वो पता चल चुकी है। अब आतंकी जो है वो बिल में छिपे जरूर हैं लेकिन आतंकी बच नहीं सकते हैं। जवान जो है अब अपने जवानों की शहादत का बदला लेंगे। अब चंद कदम जो है कामयाबी मिलने से दूर है क्योंकि पंकज एक और स्थिति बता दीजिए सुरक्षा बलों से और वहां पर जो तैनात अधिकारी हैं उनसे भी आप कांटेक्ट में होंगे, उनका क्या कुछ कहना इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के, क्योंकि 9 जवानों की शहादत का बदला लेना है अब तो। देखिए जो जवान है मोराल बेहद ज्यादा हाई है। तमाम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑफिसर हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। रात का समय था, रात को ऑपरेशन को होल्ड किया गया क्योंकि रात को सर्च नहीं की जा सकती, रात को पूरा कॉर्डन जंगल को किया गया। अब जितना भी राजौरी पुंछ बॉर्डर सटा हुआ जंगल का इलाका है उसको चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है और सुबह की पहली किरण के साथ ही एक बड़े स्तर पर वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। आतंकियों की ओर से भी फायरिंग नहीं की गई है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लोकेशन ट्रैप हो जाएगी, पता चल जाएगा। आतंकी फायरिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे फायरिंग करे या ना करे, आतंकियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन अब वो हमारे बहादुर जवानों की निगाहें से बचेंगे नहीं। चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। आतंकियों की घेराबंदी कर ली है, बकायदा जमीन से लेकर आसमान तक जो है वो नजर रखी जा रही है ताकि आतंकियों की लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। लेकिन अभी तक आतंकियों ने फायरिंग नहीं की है, ना फायरिंग करे, लेकिन अब जवान हमारे बहादुर सेना के वो आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारेंगे। लगातार आप देखिए कि दरअसल आतंकी बौखलाए हुए हैं, किस कदर जो है टारगेट किलिंग की जा रही है, सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है। ये बौखलाहट है। पाकिस्तान ने कहने को सीज फायर कर रखा है लेकिन बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है और एक तो नया मॉड्यूल एक तरीके से दिख रहा है, OGW ऑन ग्राउंड वर्कर्स। जी आसिफ, मैं आपसे इसी बात को समझना चाहूंगा, श्रीनगर में क्या स्थिति, क्योंकि लगातार जो आम नागरिक है वो निशाने पर आतंकियों के सेलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, इसको लेकर के घाटी में क्या हालात? देखिए खालिद, पिछले करीब 2 हफ्तों से यहाँ पर मिलिटेंट्स की स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही है। अब ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो अनआर्म्ड सिविलियंस जो बिल्कुल निहत्ते बाहर से आने वाले काम कर रहे यहाँ पर कश्मीर घाटी में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ कश्मीरी पंडित्स और यहाँ तक कि शिक्षा में जो शिक्षक है उनकी भी स्कूल में जाकर हत्या की जाती है। तो बिल्कुल नई मॉडस ऑपरेंडी है, बिल्कुल नए तरीके से मिलिटेंट ऑपरेट कर रहे हैं और इस मॉड्यूल को इसको खत्म करने के लिए, पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन खालिद, अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं कि कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहाँ जो आपने भी जिक्र किया, 900 के करीब लोगों को डिटेन कर लिया गया है पूछताछ के लिए। वो 900 सारे ऑनग्राउंड वर्कर्स नहीं है लेकिन वो सस्पेक्ट्स है, उनकी पूछताछ की जा रही है। जो उसमें पता चल रहा है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ पूरी तरह से मामला दर्ज करके उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक हमारी सूचना के अनुसार करीब दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चनिंग के दौरान, पूछताछ के दौरान ऐसे पता चले हैं कि वो मिलिटेंटों के समर्थक है। लेकिन मिलिटेंटों के समर्थक तो हैं, लेकिन आप जल्दी से ये भी बता दीजिए अनीस गिलानी की जो बर्खास्तगी है वो क्या इशारा करती है, क्योंकि अनीस गिलानी सैयद अली शाह गिलानी के पोते हैं और कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहे, उसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी से संविधान के विशेष प्रावधान के तहत हटाया जाता है। जी बिल्कुल, 2 लोगों को कल सरकारी नौकरी से हटा दिया गया। इसमें एक गिलानी का पोता अनीसुल इस्लाम है जिसकी नियुक्ति 2016 में तब हुई थी जब कश्मीर घाटी में बुरहान वानी मामले को लेकर काफ़ी बड़ी एजिटेशन चल रही थी और उसी दौरान वो नियुक्ति हुई थी जब यहाँ कश्मीर घाटी में हालात बेहद ख़राब थे और इंटरव्यू कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा जो है मामला यहाँ पर पहले ही शक के दायरे में आ रहा था और इस नियुक्ति के संबंध में काफ़ी
काफ़ी सवाल भी उठे थे। लेकिन कल सरकार की तरफ से एक आदेश सामने आया जिसके चलते अनीसुल इस्लाम को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही साथ डोडा का एक टीचर शिक्षक जिसका भाई मिलिटेंट है उसे भी बर्खास्त कर दिया गया। और सरकार में सूत्रों से जो बातें सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि अनीस नियुक्ति से पहले पाकिस्तान गया था, वहां पे ISI के किसी कर्नल से मिला था। हालांकि औपचारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है। ये जो गिरफ्तारियां है ना, आतंकवादियों से जो लोहा लिया जा रहा है, उन पर नकेल कसी जा रही है वो एक तरफ, लेकिन जो उनके समर्थक हैं और जिस तरीके से उनको मदद पहुंचाने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं, उन पर नकेल कसना, उनको आइडेंटिफाई करना भी साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर बातचीत के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। और जनरल अश्विनी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रहा हूं बातचीत की। 2-3 स्थितियां सर वहां पर देखने को मिल रही हैं। एक तरफ आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन 168 घंटों से एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार चुन चुन करके आतंकवादियों को मारा जा रहा है, लेकिन आतंकवादियों ने भी अपना अप्रोच बदल दिया है और दूसरी तरफ वो सेलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं, आम नागरिकों को भी वो निशाना बना रहे हैं। 11 नागरिक अभी हमारे 11 दिनों में मार दिए गए उनके द्वारा। पूरी स्थिति को अगर आप अपने नजर से समझा पाए। खालिद, ये दोनों तरफ जो एक तो साउथ ऑफ पीर पंजाब जो कि सुरनकोट में, पुंछ रजौरी में ऑपरेशन चला हुआ है, और दूसरा कश्मीर घाटी में, ये दोनों हैं बिल्कुल अलग तरीके से कार्रवाई हो रही है और ये दोनों का जो रंग भी बहुत अलग है। जैसे कि अगर मैं पहले घाटी की बात करूं तो वहां पर हाइब्रिड वारफेयर की गतिविधियों से पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वहां ऑल आउट ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल था। 125 के करीब आतंकवादी रह गए, उनके पास हथियार और अम्यूनिशन नहीं था, तो अब उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था किसी तरीके से वो वारदात करें और उनकी लीडरशिप लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की खत्म होगी। तो अब ये एक नया हाइब्रिड वारफेयर है जो कि ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल हैं, जो कि एक समाज का हिस्सा है, उनको एक छोटा हथियार देके, पिस्टल वगैरह देके और टारगेट किलिंग करके, जिस प्रकार से आपको पता है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख और वो जो वर्कर जो आके इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर घाटी में, अपना गुजारा करें, उनको टारगेट किया जा रहा है और करने के बाद वो फिर समाज में मिल रहे हैं, तो उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये एक नया टाइप का हाइब्रिड वारफेयर आया है। इसके पीछे अभी फौज ने अपना जो तरीका बदला है, OGW को ग्राउंड अप किया गया है, स्लीपर सेल राउंड अप किए गए हैं इंटेलिजेंस की मदद से। मुझे लगता है आने वाले समय में इनको पकड़ा जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक नया बिल्कुल हाइब्रिड वारफेयर है, ये एक नई चुनौती है। ये जो सुरनकोट में हो रहा है, पुंछ रजौरी में, मुझे लगता है आपको पता है खालिद, 8 से 10 हजार लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अफगानिस्तान में लड़ रहे थे तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के, और उनकी आने की अंदेशा था कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए हैं, उनको हीरो वेलकम मिला है और उनको पाकिस्तान चाहेगा पंप इन करना। मुझे लगता है, मुझे पूरा शक है क्योंकि मैं इस एरिया में बहुत ज्यादा सर्व किया है कि वहां यह कोई नया ट्रैक है जो कि वहां बैटल हार्डेंड है, ट्रेंड होके आया है अफगानिस्तान में, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है तो इसके पास हथियार भी अच्छे हैं, M4 या M16 हो सकते हैं जो अमेरिका छोड़ के गया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां की जो टरेन है वो डिफिकल्ट, मतलब कि पहाड़ी इलाका है और उसके बाद वहां पर घना जंगल है और विजिबिलिटी बड़ी पुअर है। ये सच्चाई भी माननी पड़ेगी खालिद, ये अनफेयर और अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी, 2 JCO और 7 अदर रैंक, ये अवॉइडेबल था, मगर कई बार ऐसे ऑपरेशन में हो जाते हैं। अब हम कोई चांस नहीं ले रही फौज ने पूरे चारों तरफ से घेरा डाल दिया है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले 48 से 72 घंटे में इन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा और अपनी कोई फर्दर कैजुअलिटी नहीं, क्योंकि बहुत सोच समझ के चलेंगे। तो ये दोनों ऑपरेशन का जो रंग है वो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो सर्दियां हैं ये गर्म होने वाली हैं। जिस प्रकार से यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जो आने वाले वक्त की सर्दियां हैं वो गर्म होने वाली हैं। वादी का जो मौसम है, माहौल है, वो गर्म रहने वाला है। और मेजर जनरल संजय, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं संजय अश्विनी सर ने। कई तरह के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि उसको अप्लाई भी किया जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला पाना, वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर पाना इतना आसान हो पा रहा है? क्योंकि देख रहे हैं कि 168 घंटे से वहां एनकाउंटर चल रहा है पुंछ के जंगलों में और वहां पर हमारी भी कैजुअलिटीज अच्छी खासी हो गई हैं।
नहीं, बिल्कुल खालिद, ये जो बात है, जैसे जनरल शिवाज ने ये बताया है कि मैंने भी वहाँ उन इलाकों में सर्व किया, कश्मीर में 7 बार सर्व किया है, कि बड़ा टफ इलाका है, घना जंगल है, और वो मिलिटेंट पहले से छुप के बैठे हुए हैं। अभी जैसा कि खबरों में भी बताया गया है, पुंछ से पंकज शर्मा जी ने बताया कि वो फायर नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं, और सेना को कैजुअलिटी उठानी पड़ी, क्योंकि शुरू में जिस प्रकार से उन्होंने अचानक फायर किया जब हम ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। पर अभी जैसे हालात बदली हैं, अभी हम लोग जो हैं, ये सेना का एक दृढ़ निश्चय हमेशा रहता है कि कैजुअलिटी होने के बाद भी छोड़ते नहीं है, अभी भी उसको बढ़े हुए हैं, और इसको एक एक मिलिटेंट को वहां से खत्म किया जाएगा, और एक एक मिलिटेंट को खात्मा किया जाएगा। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल, सेना का इस्तेमाल, और सेना का कोऑर्डिनेटेड इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल, सभी मिलकर जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं उसके द्वारा, क्योंकि ये यहाँ दिखाता है दृढ़ निश्चय के ये चीज कैजुअलिटी होने के बाद भी वो छोड़ नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि आज जो है, ये जो जैसे जनरल शिवाज ने बताया, मैं उस चीज से सहमत हूँ पूरी तरह से, कि अभी ये लास्ट के 1-2 महीने हैं, जब तक पासेस बंद हो, इन दिनों में हमेशा से हिस्टोरिकली इन्विटेशन ज्यादा करने की कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट पार आ जाए, इस इलाके में आ जाए, और ताकि सर्दियों में फिर पासेस बंद होने के बाद इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो जाता है। और अब इनको ट्रैक कर लिया गया, इनकी पोजीशन वो हो गई है, तो यहाँ पर ठीक है। लेकिन जनरल सोई, मैं दो चीज आपसे जल्दी से समझना चाहूंगा। एक जो नया ट्रेट आ रहा है, OGW, ऑन ग्राउंड वर्कर्स, अगर आप आम दर्शकों को सिंपल टर्म में इसको समझा पाए कि आखिर ये है क्या, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर वो है जो एक आम जिंदगी जी रहा, आम नागरिक की जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो मिलिटेंसी के साथ है, उनकी सपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन वो अपनी एक दुकान चला रहा है, कुछ काम कर रहा है, कोई ना कोई नौकरी कर रहा है, ताकि शक नहीं रहे कि वो कुछ इस प्रकार के काम कर रहा है। और जब कभी इस प्रकार का टास्क दिया जाता है, पार से, पाकिस्तान से टास्क दिया जाता है कि अब समय आ गया, अब आप ये करो काम, उसको पैसा मिलता रहता है उस समय के लिए, जब तक वो स्लीपर सेल है या ओवरग्राउंड वर्कर है, और उसका काम रहता है कि या तो खुद कार्रवाई करें, या जो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं उनको रास्ता दिखाना, उनको शेल्टर देना, और उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना कि यहाँ पे इस प्रकार से वो कार्रवाई कर पाए। दोनों प्रकार के कार्रवाई ये करते हैं। और ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि वैली में जो है, अब ये इन लोगों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, और जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जिसके बाद अपने बचाने का कोई तरीका नहीं है, उनको हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये तो शायद एक तरह से कश्मीरी आम आदमी, मैं कश्मीर, चुनौती कई लेवल पर बढ़ भी गई है सर। एक तो सीधे सीधे जो हथियारबंद मिलिटेंट हैं, उनसे तो लोहा लेना ही है, लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना भी जरूरी है, ऐसे लोगों को पकड़ना भी जरूरी है, और इसीलिए चुनौती भी बढ़ गई है। और यह भी समझना जरूरी है कि OGW यानी कि ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो हैं, वो कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और उनको पकड़ना, उनको आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है। तो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस वक्त सेना का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 168 घंटों से भी लगातार ये एनकाउंटर जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आतंक पर नकेल कसने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद हर तरफ से हो रही है। सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और सरकार एक साथ मिलकर के आतंक के सफाई में जुटे हुए हैं, और OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी खासतौर पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। 900 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को हिरासत में लेकर के इस वक्त रखा गया है। इस वक्त इस पर बातचीत के लिए खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन अमित मालवीय, मैं आपके अमित रैना जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जो स्थिति नजर आ रही है, जो सिलेक्टिव किलिंग्स नजर आ रही है, गैर कश्मीरियों को मारा जा रहा है, ये जो स्थिति है, ये कितनी पीड़ादायक नजर आती है? नहीं, देखिए, 1990 का रिपीट दिख रहा है अभी दोबारा, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये रेगुलर इंटरवल्स पे सिलेक्टिव किलिंग गैर कश्मीरियों की, गैर कश्मीरी मुसलमानों की जाती है, और एक संदेश पहुंचाया जाता है दूसरे समुदाय के लोगों को कि आप यहाँ पे वेलकम नहीं है। उससे बड़ी चिंता की बात है कि अगर सरकार आज क्लेम करती है कि 900 के आसपास उन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि आज भी आतंकवादी संगठनों को एक समर्थन मिल रहा है, और इस समर्थन का जो कारण है वो हमें ढूंढना बड़ा जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आज भी कश्मीर में रेडिकलाइजेशन को लेकर अधिकतर काम हुआ नहीं है, और ये वो रेडिकलाइजेशन के कारण ही है जो इतने सारे ओवरग्राउंड वर्कर आज भी आतंकवादी संगठनों के पास
या उनके साथ काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। नहीं तो अमित रैना जी, अमित जी किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये बात कही जाती रही है सरकार के लेवल पर, सुरक्षा बलों के लेवल पर, कि आर्टिकल 370 के बाद से लगातार आतंक पर नकेल कसी जा रही है, इसमें इस गतिविधियों में भी कमी आई है। तो क्या ऐसा नहीं है ग्राउंड पर? क्या नहीं, देखिए, आतंकवादी गतिविधियों में कमी बिल्कुल आई थी पिछले 2 सालों में। नकेल कसी गई थी और काफी प्रेशर था आतंकवादी संगठनों पे, मगर आतंकवादी संगठन का जो अपना काम था रिक्रूटमेंट का या रेडिकलाइजेशन का, वो लगातार चलता जा रहा है। और ये रेडिकलाइजेशन एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, और उस इकोसिस्टम को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। देखिए, आतंकवादी को मारना एक चीज होती है और आतंकवाद को मारना एक चीज होती है। और मुझे लगता है कि प्रयास हमें आज आतंकवाद को मारने का होना चाहिए, सोच को मारने का होना चाहिए जो आतंकवादी पैदा कर रही है, और उसको लेकर मुझे अधिकतर काम दिख नहीं रहा है। देखिए, आज भी अहले हदीस के तकरीबन 6000 स्कूल चलते हैं, जमात इस्लामी के जो स्कूल बैन हो गए थे, इंस्टीट्यूशन बैन हो गए थे, उनके टीचर कहीं ना कहीं रिक्रूट हो गए हैं। मदरसों में जो शिक्षा है आज भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो उसको लेकर काम करना पड़ेगा सरकार को, ताकि जो कश्मीर का जो असली अपना इस्लाम है, जो एक सूफी ऋषि, जिसे ऋषि इस्लाम कहा जाता है, मुझे लगता है अब वो समय आ गया कि सरकार उसको वापस लोगों से अवगत कराए और नहीं, तो इसका तरीका क्या होगा सर? देखिए, ये बात भी है ना, हमें अगर कॉज को, अगर हमको उसकी बुनियाद पर चोट करनी है, आतंकवाद पर चोट करनी, तो करें कैसे? क्या वहां पर मदरसे बंद कर दिए जाए? क्या वहां पर ये जो तमाम चीजें हैं वो बंद कर दी जाए? क्योंकि एक स्थिति तो ये भी आती है कि जम्मू कश्मीर की मस्जिदों में कुछ तरह के ऐसे भी ऐलान होते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे हैं। एक तस्वीर ये भी है। नहीं, देखिए, वो तो घड़ियाली आंसू है। हिंदू की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। ये घड़ियाली आंसू इसलिए है, या मैं मोटे तौर पर टर्म यूज कर लूं, गैर कश्मीरियों की और अल्पसंख्यकों की? नहीं, मैं किसी की भी ये घड़ियाली आंसू इसलिए है क्योंकि वो मस्जिद जो इसका, जैसे आपने अभी कहा कि इसका जो रूट कॉज है उस पर क्या अटैक किया जाता है, तो वो मस्जिद ये नहीं कहता है कि जो जिहाद के नाम पे हो रहा है गलत है, जिहाद ही गलत है ये, या पाकिस्तान जो कर रहा है गलत है, या ये जो आतंकवादी संगठन है, यू हैव टू नेम एंड शेम पीपल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहना कि हमारे गैर मुसलमानों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है, किससे जिम्मेवारी है? कौन मार रहा है आपको? यू विल हैव टू नेम एंड शेम पीपल। एक सबसे पहला मुझे लगता है कश्मीरी समाज को ये करना पड़ेगा। आज कश्मीरी समाज को उठ के बोलना पड़ेगा, बहुत हो गया, हमारे नाम पे, इस्लाम के नाम पर आप ये जिहाद नहीं लड़ सकते हैं। ये धर्म को भी बदनाम करता और हमें भी बदनाम करता। और दूसरा, सरकार को मैं नहीं कह रहा हूं कि मदरसे बंद करने चाहिए, मगर अगर कश्मीर एक एरिया है जहां ट्रबल है तो वहां पे आपको ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, लुकआउट करना पड़ेगा, लुकआउट करना पड़ेगा, और जो रूट कॉज है उसे खत्म करने की जरूरत है। और जनरल सिवाच, मैं इसी पर आपके पास आना चाहूंगा कि रूट कॉज को खत्म करने की सेना देखिए पैरेलल तरीके से कई तरह के काम करती है। वो सामाजिक काम भी करती है, वो तमाम तरह के लोगों के बीच दोस्ताना भी काम करती है, आतंक पर भी अटैक करती है। तो रूट कॉज को कैसे खत्म किया जाए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एक बड़ा काम है ये और बहुत चुनौतियां भी हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, खाली मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा कश्मीर घाटी में। जैसे अमित बता रहे थे, मैं कुछ चीज़ों से उनसे सहमत हूँ और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मेरा सोच विचार थोड़ा अलग है। देखो, इसमें सच्चाई है कि जब से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हुआ है कि सिचुएशन काफ़ी बदली है, काफ़ी डेवलपमेंट का माहौल आया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए हैं, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, और डेमोक्रेसी आई है ग्रास रूट लेवल पे। और जो पत्थरबाजी थी, घटनाएं, जो पैसा आता था हवाला का, एनआईए ने चोक कर दिया है, हुर्रियत को बिल्कुल एक बार साइड लाइन कर दिया है, तो ये एक पॉजिटिव थे। जो बात अमित बोल रहे हैं वो भी मैं सच्चाई है कि वो रेडिकलाइजेशन है, उसमें इतनी ज्यादा कमी नहीं आई जितनी हम सोच रहे थे। वो मदरसास के अंदर अभी भी ऐसी स्टडीज गिराई जाती कई बार जिसके अंदर हेट्रेड है, या कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका जमावड़ा बनता गया, वो हम नहीं ध्यान दिया। मगर अब इस चीज पे भी बहुत जोरों से काम हो रहा है। जिस प्रकार से OGW को पकड़ा जा रहा है, स्लीपर सेल को एक प्रकार पकड़ा जा रहा है, देखो सोच तो इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। ये सच्चाई है कि जो इतने कश्मीरी पंडित वहां से निकले हैं और अब उनको कैसे वापस लाया जाएगा वो तो एक अलग है। मुझे डर है ये 5 से 6 हजार
जो कश्मीरी पंडित अभी हैं और 1.5 से 2 लाख जो कश्मीरी सिख हैं, अगर उनके मन में डर पहुंच गया और वो वहां से छोड़ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये भारत देश के लिए और भारत की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और बात तो यही है ना सर, बात यही है कि सोच बदलनी है दरअसल, और किस तरीके से इसको मल्टीपल तरीके से मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ अमल में लाना पड़ेगा। मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पुंछ का रुख कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि पंकज के पास कुछ इनपुट्स भी है। पंकज, अगर पुंछ की स्थिति की बात करें तो 168 घंटे से ज्यादा वहां से एनकाउंटर चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और कितनी कामयाबी अभी तक? देखिए, अभी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आई है, जो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है कि पुंछ के मेंढर से 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और ऐसी जानकारी है कि हो सकता है कि जो आतंकी इन जंगल में छिपे हुए हैं उनकी इन लोगों ने मदद की हो। ये इन्फॉर्मेशन हालांकि पुलिस की ओर से ऑफिशियल नहीं आई, ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि जो ये मुठभेड़ चल रही है इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल इस मुठभेड़ के दौरान हमारे कुछ जवान मिसिंग थे। प्राथमिकता थी कि जो जवान जंगल में मिसिंग है पहले उनको ढूंढना है, नहीं तो ये मुठभेड़ जो है आतंकियों का काम चंद घंटे में हमारे जवानों ने तमाम कर देना था। क्योंकि सोमवार से मुठभेड़ शुरू होती है सुरनकोट में, बंगाई आतंकी पहुंचते हैं जो कि रजौरी पुंछ बॉर्डर है, उसके बाद आतंकी दोबारा पुंछ के मेंढर में पहुंचते हैं नरखास के जंगलों में। वहां जब मुठभेड़ होती है तो उस दौरान हमारे कुछ जवान मिसिंग हो जाते हैं। अब रात को जो है जवानों की वहां पर शव मिलते हैं। अब आपको बता दूं कि पूरे जितना भी जंगल का इलाका है उसको कॉर्डन कर रखा है। चंद घंटे जो है वो दूर है, जल्दी हमारे जवानों को सफलता मिल जाएगी। अब आतंकी बचेंगे नहीं, अब आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा और अपने जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। यह सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब मौसम जो है वो बड़ी चुनौती है, लेकिन घना जंगल, यहां पर धूप आपको दिखेगी, लेकिन आप जंगल में जाते हैं तो वहां अंधेरा दिखता है। चंद कदम आगे चलते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, इसलिए कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। अब जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हमें ये तो मालूम होता है कि सुरक्षा बल लोहा ले रहे हैं और वहां पर आतंकवादियों को घेर रखा है, लेकिन क्या चुनौतियां हैं वो पंकज बता रहे हैं कि किस तरह की स्थितियों का सामना सुरक्षा बल वहां पर करते हैं। मैं जल्दी से आसिफ आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि पंकज ने एक बड़ी जानकारी दी है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि 2 संदिग्ध इस वक्त हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन आसिफ जरा बताइए, OGWs पर भी नकेल कसना और अनीस गिलानी जैसे लोगों को बर्खास्त करना सरकारी नौकरी से, उनसे पूछताछ करना, क्या लगता है कि अब इस ओर जो साफ तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आतंक के खिलाफ और बड़ी जो कामयाबी है या फिर एक माइलस्टोन के तौर पर स्थापित होगा? देखिए खालिद, अभी जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जो धारा 370 हटने के बाद हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो अप्रोच है वो टोटल डिफरेंट हो गया है। पहले यहाँ पे पॉलिसी ये थी कि अलगाववादियों से भी बात होती थी, हर लोग से, हर वर्ग से बात होती थी और आगे मामले को चलाया जाता था। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें 2 टूक है, आइदर ऑन दिस साइड और दिस साइड। या तो आप उस तरफ हो या इस तरफ हो। अगर आप उस तरफ हो तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, इस तरह का केंद्र सरकार का संदेश है। अभी तक उसका जो परिणाम है वो यही देखने को मिला है कि जो पिछले 2 सालों में पत्थरबाजी है वो काफी हद तक कम हो गई थी, और साथ ही साथ जो फाइनेंस है, हवाला से लेकर जो दूसरी तरह के फंड्स पहुंचते थे उनको भी काफी हद तक चोक किया गया था। लेकिन रेडिकलाइजेशन के मामले में अभी उतनी कामयाबी सच में नहीं मिली है। ग्राउंड पर अभी काफी ज्यादा रेडिकलाइजेशन है, जो एलिनेशन हुआ है, जो 370 हटने के बाद एक तरह का कटाव हुआ है यूथ या जो कश्मीरी लोग और प्रशासन के बीच में, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलिटेंट संगठनों या पाकिस्तानी समर्थकों को मिल रहा है, और उसी चीज को वो लोग बिल्कुल, और स्ट्रेटजी में बदलाव है। मैं बहुत छोटे से कमेंट के लिए जनरल सोई में आपके पास तो आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा आप कमेंट अगर दे सके, क्योंकि OGWs पर अगर हम नकेल कस रहे तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि हम देखते हैं अगर मान लीजिए एक अमूमन 250 की संख्या में एक्टिव है वहां पर आतंकी, तो OGWs की संख्या 2000-2500 के पार हो जाती है ऐसे समर्थकों की। इस पर नकेल कसना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत संक्षेप में अगर बता दें। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन बहुत जरूरी है। एक तरफ सेना का ऑपरेशन चले, दूसरी पुलिस का चले, तीसरी पॉलिटिकल इनिशिएटिव बना रहे। सफलता तभी मिलती है, सेना एक स्टेज तक ले आती है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाती है, मिलिटेंट्स को खत्म करती है। पर जिस प्रकार से अभी प्रोग्रेस चल रहा है कि एक तरफ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ OGW के खिलाफ
कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ उनकी जो इकोनॉमिक नकेल कसी जा रही है, ये सब चीजों के द्वारा ही सफलता हासिल होगी। बिल्कुल सफलता हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा बलों का जो मोराल है वो बिल्कुल हाई है। अब अपने साथियों के, अपने देश के वीर सपूतों के शहादत का बदला इन आतंकवादियों से लिया जाएगा। चुन चुन करके उनका खात्मा किया जा रहा है। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया, पंकज आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा बाद, फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।